Again, we are on the same chapter, Nationalism in India, part 4. And we have studied towards civil disobedience movement. In the previous classes, we have completed it towards civil disobedience movement. Today, we are going to start the Salt March and the civil disobedience movement. It is very important in the history of India. The Salt March. नमक यात्रा आप जानते हैं कहां से हुआ था, कहां से स्टार्ट हुआ था? ये साबरमती आश्रम टू दांडी, ठीक है। अब ये क्यों आया? गांधी जी का हर एक शब्द कुछ ना कुछ वजह लेता है, कुछ ना कुछ कारण बनता है। अब गांधी जी ने सॉल्ट मार्च ही क्यों चुना? हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सॉल्ट जो है, गांधी जी फाउंड सॉल्ट अ पीसफुली सिंबल ऑफ द सिंबल दैट यूनाइट द इंडियन। उन्होंने पाया कि भाई नमक में वो गुण है, वो शक्ति है जो पूरे भारत को क्या कर सकता है, एक कर सकता है। अब ये नमक एक ऐसा चीज है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबको उपयोग में लाया जाता है, सबकी इसके उपयोगिता होती है। इसलिए महात्मा गांधी ने, और चूंकि इस पर टैक्सेस भी लगाए गए थे, बहुत ज्यादा टैक्स इंपोज किया गया था, इसलिए महात्मा गांधी ने एक यात्रा शुरू की जिसको नमक यात्रा के नाम से हम जानते हैं, सॉल्ट मार्च के नाम से जानते हैं। और सॉल्ट मार्च के साथ ये शब्द जुड़ा हुआ है जिसको हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं। इसका हिंदी होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन। अब एक चीज याद रखना है, ध्यान रखना है कि जैसे ही सॉल्ट लॉ ब्रेक करेंगे हम, एज द सॉल्ट लॉ ब्रेक, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये याद रखना है हमको। व्हेन महात्मा गांधी स्टार्टेड सॉल्ट मार्च, तो ये यहीं से स्टार्ट नहीं हुआ। वी हैव डीपली read it from the NCERT that Mahatma Gandhi write a letter to Lord Irwin dated on 31 जनवरी 1930। 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को एक खत लिखा, एक पत्र लिखा, और उसमें 11 मांगों को उन्होंने रखा था। He demanded 11 डिमांड्स फ्रॉम हिज लेटर। महात्मा गांधी ने, उसमें से बहुत सारे ऐसे मांग थे जो सामान्य लोगों से संबंधित थे, बहुत सारे ऐसे मांग थे जो टैक्स से संबंधित थे, बहुत सारे ऐसे मांग थे जो व्यापार से संबंधित थे, और जो सबसे महत्वपूर्ण मांग था वो था नमक पर लगने वाले टैक्स को क्या करना, रिमूव करना। एंड व्हेन महात्मा गांधी राइट अ लेटर टू इरविन डेटेड ऑन 31st January 1930, he also wrote that this is the date of ultimatum, that is the 11th March 1930. When he wrote a letter to Irving, also it mentioned in the letter that the ultimatum date of this letter was what? 11th March 1930. पत्र कितने तारीख को लिखा भाई? 31 जनवरी 1930 को। डेट ऑफ अल्टीमेटम क्या था? अल्टीमेटम का मतलब क्या है? अल्टीमेटम का अंतिम चेतावनी दिया गया था पत्र के माध्यम से। दैट वाज द अल्टीमेटम गिवन बाय द महात्मा गांधी टू लॉर्ड इरविन दैट इफ देयर डिमांड इज नॉट फुलफिल्ड, if the demand were not fulfilled by Lord Irving, the salt march will be started and civil disobedience movement will be started. Ultimately, we have learned in that ultimately Lord Irving refused to negotiate on his letter. महात्मा गांधी के द्वारा लिखे गए पत्र से उसने क्या कर दिया भाई? रिफ्यूज कर दिया, उसने स्वीकार नहीं किया। दोनों डेट याद रहेंगे। महात्मा गांधी ने पत्र कब लिखा है? सारे एमसीक्यू है। महात्मा गांधी ने जो पत्र लिखा है वो 31 जनवरी 1930 को लिखा है, और डेट ऑफ अल्टीमेटम कितने तारीख को है? 11 मार्च 1930 को।
when Lord Irving not eligible to negotiate with Mahatma Gandhi start salt march। 11 मार्च को उन्होंने स्टार्ट किया। 24 दिन का यह पद यात्रा था, पैदल उन्होंने यात्रा किया। प्रत्येक दिन वो 10 मील चलते थे और अल्टीमेटली वो 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है, 1930 को 6 अप्रैल 1930 को साबरमती से उन्होंने यात्रा स्टार्ट किया और दांडी जाकर समुद्र से पानी निकाला, सॉल्ट बनाया और वहीं से माना जाता है कि द सॉल्ट लॉ विल बी ब्रेक। और सॉल्ट लॉ को क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया, यानी ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए कानूनों को तोड़ा गया। एंड फ्रॉम द ब्रेकिंग ऑफ द सॉल्ट लॉ दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दोनों डेट की 3 डेट क्लियर हुए। कौन कौन से डेट है भाई? 31 जनवरी 1930, 11 मार्च 1930 और 6 अप्रैल 1930। ठीक है, 6 अप्रैल एक्चुअली हम मानेंगे कि द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट was started on dated 6 April 1930 after breaking of salt law। यही से मानेंगे हम। देखते हैं, महात्मा गांधी स्टार्टेड ही द फेमस सॉल्ट मार्च। अब फेमस सॉल्ट मार्च, आपने बहुत चर्चित सॉल्ट मार्च को, नमक यात्रा को क्या किया था? उन्होंने शुरू किया था। He started his salt march with 78 volunteers। It is clearly specified in your NCERT books, textbook। 78 वॉलंटियर्स के साथ, अपने अनुयायियों के साथ, शिष्यों के साथ उन्होंने यात्रा प्रारंभ किया। ठीक है, डेटेड ऑन विच डेट he started a salt march? 11th March 1930 with 78 trusted volunteers। सबसे विश्वस्त, जो नजदीकी थे, करीबी थे, उनके साथ उन्होंने यात्रा प्रारंभ किया। दांडी मार्च, जिसको हम किस नाम जानते हैं? सॉल्ट मार्च के भी नाम से जानते हैं और दांडी मार्च के भी नाम से जानते हैं। 11th मार्च, इट इज नोटेड हियर, 11th मार्च 1930 which marked the beginning of the civil disobedience movement। यहां से माना जाता है कि भाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का स्टार्ट हुआ, लेकिन यहाँ पर 2 पैसेज में बटा हुआ है। 11 मार्च को तो उन्होंने सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया था और 6 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून का क्या किया? विरोध किया, यानी नमक कानून को तोड़ा। और जिस समय से नमक कानून तोड़ा जाता है उसी समय से माना जाता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या कर दिया गया? प्रारंभ कर दिया गया। So the actual date to begin a civil disobedience movement was 6th of April 1930। Clear? These are the MCQ। Different social groups participated in this movement। किस मूवमेंट में? सॉल्ट मार्च में अलग अलग सामाजिक समूहों ने क्या किया? भाग लिया। Thousands in a different part of the country blocked the salt law। हजारों की संख्या में देश के अलग अलग कोने में लोगों ने नमक कानून तोड़ा। नमक कानून तोड़ने का मतलब था कि दे मेक सॉल्ट इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट फैक्ट्री। गवर्नमेंट फैक्ट्री के ठीक सामने लोगों ने क्या करना शुरू किया? नमक बनाना शुरू किया और नमक को बेचना शुरू कर दिया। दिस इज नोन एज द ब्रेक ऑफ द सॉल्ट लॉ। इसी को क्या मानते हैं हम? नमक कानून को तोड़ना मानते हैं। और इसमें हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में सभी वर्ग के लोगों ने क्या किया था? भाग लिया था। मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट, लोगों ने क्या किया? मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट यानी नमक को बनाया एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट फैक्ट्रीज। बनाया ही नहीं, बनाया भी, और जितने भी गवर्नमेंट सॉल्ट की जितने भी गवर्नमेंट फैक्ट्रियां थी उनके सामने लोगों ने क्या किया? अपना प्रदर्शन भी किया। मतलब विदेशी ताकतों के खिलाफ, विदेशी कानूनों के खिलाफ, ब्रिटिश के नियमों के खिलाफ लोगों ने अपना प्रदर्शन करना शुरू किया कि टैक्स, जो नमक पर टैक्स लगा हुआ है, दैट इज नॉट फेवरेबल फॉर द इंडियन, सो ब्रिटिश गवर्नमेंट हैव टू रिमूव सच टाइप ऑफ टैक्सेस। इस तरह के टैक्स को क्या करना चाहिए? हटाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने विरोध भी किया था। गांधी जी वाज अरेस्टेड, जिसके कारण क्या कर लिया गया? गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। कहां पर अरेस्ट किया गया था? वेयर गांधी जी वाज अरेस्टेड? सोलापुर। याद है आपको? सोलापुर में गांधी जी को क्या कर लिया गया? अरेस्ट कर लिया गया। विच प्रोवेक्टेड द इंडस्ट्रियल वर्कर इन
सोलापुर, जिसके कारण सोलापुर के जो वर्कर थे, इंडस्ट्रियल वर्कर, कामगार जो मजदूर थे, औद्योगिक मजदूर जो थे, वो प्रवक्त हो गए, गुस्सा गए और पूरी तरीके से उन्होंने तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। फिर से एक बार गांधी जी के अरेस्ट होने के कारण स्थिति जो है वो कंट्रोल से बाहर हो गई। टू अटैक द पुलिस स्टेशन, गांधी जी के अरेस्ट होने के कारण सोलापुर के इंडस्ट्रियल वर्कर ने पुलिस स्टेशन पर अटैक करना शुरू किया, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स पर अटैक करना शुरू किया, लो कोर्ट्स, जो भी कोर्ट वगैरह होते हैं वहां पर, द मूवमेंट एंड द रेलवे स्टेशन, इन सारे जगहों पर गुस्साए भीड़ ने क्या किया, आंदोलन करना शुरू किया, तोड़फोड़ करना शुरू किया। किसके कारण? बस क्योंकि गांधी जी ने सॉल्ट ब्रेक किया था और गांधी जी को सॉल्ट ब्रेक करने के कारण क्या कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था। तो गुस्साए हुए मिल मजदूरों ने सोलापुर के रेलवे स्टेशन को, कोर्ट को, पुलिस स्टेशन को क्या कर दिया, घेराबंदी करना शुरू कर दिया, तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। इतिहास है, हिस्ट्री है, 3 डेट्स अभी तक हम लोगों ने मेमोराइज किया है। कौन कौन से डेट्स है फिर से एक बार कॉल कर लीजिए। 11th March 1930, the starting date is what? 31 January 1930. Second date is the 11th March 1930. Third date is the 6th April 1930. And arresting of the Mahatma Gandhi is due to the arresting of the Mahatma Gandhi, the worker of the Solapur mill worker. Again, they want a strike or collision between the police and the public, and the Indians attacked on the government symbolized building like a court, a railway station and police station. Clear? Municipal building, law courts. The government, however, responded with the policy of the virtual repression. क्या किया गया? जब लोगों के द्वारा अटैक किया गया तो इसको बहुत शोषण तरीके से इस आंदोलन को दबा देने का प्रयास किया गया। वर्चुअल रिप्रेशन का मतलब पूरी तरीके से क्रूरता पूर्वक इसको क्या किया गया, दबाने का प्रयास किया गया, ताकि कोई सॉल्ट लॉ को ब्रेक अब न करे, स्थिति को क्या किया जाए, ब्रिटिशों के द्वारा कंट्रोल में लाया जाए। ऐसा क्रूरता पूर्वक इस तरह के आंदोलन को दबाने का लोगों के द्वारा प्रयास किया गया। गांधी जी again called off the movement and signed a pact with the Irving on 5th March 1931. हिंसा हो गई, हिंसा के विरुद्ध थे गांधी जी। गांधी जी के किसी भी आंदोलन में हिंसा नाम का कोई शब्द नहीं था। जो सॉल्ट मार्च था दैट वाज आल्सो अ पीसफुली मार्च, लेकिन पीसफुली होने के कारण बस भी कई कई जगहों पर क्या होने लगा, हिंसा जैसी स्थिति हो गई। गांधी जी ने पुनः एक बार यह आंदोलन को क्या कर लिया, वापस कर लिया। सच लाइक और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में चौरी चौरा में कांड हुआ, इंसिडेंट्स हुआ, जिसके कारण महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा बात करें, क्या महात्मा गांधी ने, if Mahatma Gandhi withdraw this movement and going with the pact of the Lord Irving, are there the suggestions of the public? क्या लोगों का सलाह लिया उन्होंने? But in this salt march, different social group participated directly. इस salt march में सभी लोगों ने क्या किया था, भाग लिया था। And with the breaking of the salt law, we feel that the non-civil disobedience movement was started. सॉल्ट लॉ ब्रेक होने के साथ क्या स्टार्ट हो चुका था भाई, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो चुका। लेकिन लोगों ने इसमें भाग लिया, लेकिन महात्मा गांधी ने जब ये क्या किया, पैक्ट, साइन पैक्ट किया, एक संधि किया, किसके साथ, लॉर्ड इरविंग के साथ, डेटेड ऑन 5th March 1931। ठीक है, उस समय उन्होंने तो लोगों से पूछा नहीं, बिना पूछे हुए क्या कर लिया, इस आंदोलन को वापस ले लिया। और जब आंदोलन को वापस लिया तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि भाई जो लोग आंदोलन में भाग लिए थे वो अलग अलग सामाजिक समूह के लोग थे, एंड दे हैड देयर ओन इंटरेस्ट टू पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो ही किसी ने भाग नहीं लिया था, सारे वर्गों का अपना अपना हित था, अपना अपना कुछ न कुछ इंटरेस्ट था। लेकिन बिना इंटरेस्ट पूरा हुए महात्मा गांधी ने इरविन के साथ क्या कर लिया, पैक्ट कर लिया, और 5 मार्च 1931 को कौन सा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लिया।
गौर करना है यहाँ पर। यू हैव टू कंसंट्रेट योर माइंड फॉर अ वाइल, कुछ क्षण के लिए कंसंट्रेट कीजिए। यहाँ पर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने भाग लिया, बट देयर इंटरेस्ट वाज नॉट फुलफिल्ड। विदाउट फुलफिल देयर इंटरेस्ट, महात्मा गांधी signed a pact with Irving on dated 5th March 1931। किसी के जो ड्रीम थे, किसी के जो सपने थे, किसी के जो मांग थे, वो बिना मांगों को पूरा किए हुए महात्मा गांधी ने यह आंदोलन क्या कर लिया, वापस ले लिया। जिस आंदोलन को हम किस नाम से जानते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और इसमें विभिन्न सामाजिक समूहों के लोगों ने क्या किया था, भाग लिया। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर। Agreeing to participate in the round table conference in London, याद है लंदन, that is the second round table conference which is to be held in London. The first round table conference, yesterday classes we have already studied that in the first round table conference, due to not satisfaction of the Congress leader, it was abolished। इसको क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। वही सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फिर से दूसरी जगह आयोजित की गई, जिसको हम लंदन के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी ने 5 मार्च 1931 को जब नेगोशिएशन किया, किसके साथ, पैक्ट किया, जिसको भारतीय इतिहास में गांधी इरविन पैक्ट के नाम से हम जानते हैं। तो वो एग्री हो गए, राजी हो गए कि हम लंदन जा करके और सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस में क्या करेंगे, भाग लेंगे। लेकिन वहां से भी इन्हें निराशा हाथ लगा, वापस निराशा आना पड़ा। राउंड कॉन्फ्रेंस इन लंदन, बट द डिस्कशन वेंट फ्रस्ट्रेट, लेकिन वहां पर भी ये डिस्कशन नहीं हो पाया, किसी कारणवश वो उनको निराशा ही वापस आना पड़ा। एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड, और वो निराश पूर्वक क्या हो गया, भारत में वापस आ गया। यानी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस which is organized by the Lord Irving in 1929, it was become failure, and the second round table which is to be held in London, it was also become failure, it is not negotiated, so Mahatma Gandhi they returned India disappointed। उनको निराशा क्या करना पड़ा, भारत में वापस आना पड़ा। बैक इन इंडिया, जब वो कहां पर आए, भारत में आए, he discovered that the government had began a new cycle of repression। जैसे ही वो लंदन से वापस आए, उन्होंने पाया कि सरकार ने एक नए तरीके से शोषण करना क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है, जिसमें अब्दुल गफार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों को क्या कर लिया गया था, बंधक बना लिया गया था, और कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया था, और भारत में किसी भी तरह की कोई भी राजनीतिक पार्टियों का गठन भी करना क्या कर दिया गया था, मना कर दिया गया था। दैट इज नोन एज द न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन, यानी शोषण करने का एक नया तरीका, एक नया वजह ढूंढ लिया था किसने, ब्रिटिश सरकार ने। किसके वापस आने के बाद किसने देखा, महात्मा गांधी ने देखा कि ब्रिटिश सरकार ने एक शोषण करने का एक दूसरा तरीका, दूसरा वजह क्या कर लिया है, ढूंढ लिया है। अब्दुल गफार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों को, जो उस समय के राजनीति के सबसे बड़े बाएं और दाएं हाथ माने जाते थे, उन दोनों को क्या कर लिया था, जेल में बंद कर दिया। यानी ध्यान देंगे 5 मार्च 1931 को तो हम लोगों ने एक बार वापस ले लिया, कौन सा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब गांधी जी के पास कुछ बचा नहीं है तो क्या करेंगे भाई, अगेन वी हैव टू रीएस्टैब्लिश द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एंड दोज पीपल हु आर disappointed by negotiation with the Gandhi-Irving Pact, they will next time they will be not participated in the movement। समझ में आ रहा है? जिन लोगों ने पहली बार सविनय आंदोलन में भाग लिया था with the salt march and the starting of the civil disobedience movement, their demands were not fulfilled, and the negotiation with the Gandhi and Irving Pact and second round table conference, he argued that's why when Mahatma Gandhi decided to relaunch the civil disobedience movement second time, none of the groups participated fully in this movement। इस मूवमेंट में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं किया। Back in India, he discovered that the government had begun a new cycle of repression, so with a great apprehensive, Mahatma Gandhi
रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। महात्मा गांधी ने पुनः रीलॉन्च करना शुरू किया किस चीज को? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्लियर है? सारा डेट वगैरह स्पष्ट है। दोबारा से जब उन्होंने निर्णय लिया महात्मा गांधी रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दिस टाइम पीपल डिड नॉट शो मच यूथेनेसिज्म। इस समय यूथेनेसिज्म का मतलब है लोग उत्साहपूर्व पूर्ण नहीं थे। दूसरी बार जब सविनय अवज्ञा आंदोलन उन्होंने प्रारंभ करने का निर्णय लिया तो उन लोगों में वो उत्साह नहीं था जो पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 11 मार्च 1930 और 6 अप्रैल 1930 के साथ जो स्टार्ट हुआ। दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोग यूथेनेसिज्म नहीं थे, यानी उत्साहपूर्ण नहीं थे। कारण क्या है समझ में आ गया था? क्वेश्चन यहां पर हिट कर सकता है कि what was the reason that the second time of civil disobedience movement different social groups were not participated? What are their interest? उनके इंटरेस्ट क्या थे, उनकी रुचियां क्या थे? पढ़े हुए हैं हम लोग कि हम सभी का इंटरेस्ट था। अब बताओ जाट और पटीदार का क्या इंटरेस्ट था? पढ़े हुए हैं हम लोग। ये हाउ पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मूवमेंट इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? दे आर द रिच पीपल, जाट एंड पटीदार belong from the Uttar Pradesh and Gujarat. They have their own interest to participate in civil disobedience movement, but without fulfill their demands, the pact was continued. That is known as the 5th March 1930. इनके बिना मांगों को पूरा किए हुए महात्मा गांधी ने पैक्ट कर लिया था। दूसरी बार जब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होगा तो ये सारे लोग क्या करेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन में यूथेनेसिज्म के तरीके से यानी पूरी उत्साहवर्धक तरीके से भाग नहीं लेंगे। हाउ पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मूवमेंट, इसका मतलब क्या हुआ? पार्टिसिपेंट्स का मतलब क्या होता है भाई? हिस्सा, लोगों ने आंदोलन में कैसे हिस्सा लिया। तो यहाँ पे कैसे के अंदर छुपा हुआ शब्द जो है वो है कि व्हाट आर देयर इंटरेस्ट, व्हाई दे पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो यहाँ पर 4 वर्गों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। पहला कौन सा? रिच पीजेंट्स, दूसरा कौन सा? पुअर पीजेंट्स, तीसरा कौन सा? इंडस्ट्रियल वर्कर, और चौथे कौन से है भाई? इंडस्ट्रियलिस्ट, और पांचवा है वीमेन्स। 5 लोगों के बारे में हमको अध्ययन करना है। पहला क्या है भाई? रिच पीपल। रिच पीपल के लिए हम लोगों को दो जगह डिसाइड किया गया। उत्तर प्रदेश के कौन थे? जाट, और गुजरात के कौन थे? पटीदार। उनका क्या इंटरेस्ट था? क्वेश्चन है यहाँ पर। What was the interest of the Jat and Patidar of Uttar Pradesh and Gujarat? Why they participated in civil disobedience movement? ध्यान रखेंगे, इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन का सीबीएसई का थीम यही रहेगा। क्वेश्चन का पैटर्न भले ही क्या हो सकता है, चेंज होगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि वाई जाट एंड पाटीदार ऑफ उत्तर प्रदेश एंड गुजरात पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, व्हाट वेयर देयर डिमांड्स, उनके मांग क्या थे। ठीक है ना, देखते हैं। इन कंट्री साइड, ग्रामीण क्षेत्रों में रिच पीजेंट्स कम्युनिटी, रिच पीजेंट्स कम्युनिटी के अंतर्गत यहाँ पर मार्क कर सकते हैं हम लोग। कौन से रिच पीजेंट कम्युनिटी थे? 2, जाट और पाटीदार। बिकम यूथेनेसिस्टिक सपोर्टर्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जब पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था तो ये जाट और पाटीदार बढ़ चढ़ करके क्या किए थे? इस आंदोलन में हिस्सा लिए थे। बट दे वेर डीपली डिसअपॉइंटेड, लिखा हुआ है। द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, इट इज क्लियरली स्पेसिफाइड हियर। दे वेर डीपली डिसअपॉइंटेड, पूरी तरीके से क्या हो गए थे? वो निराश हो गए थे। पूरे उत्साह से उन्होंने क्या किया था? भाग लिया था, लेकिन अब क्या हो गए? वो पूरी तरीके से निराशा हो गए। When the movement was called off in 1931, ये 1931 मतलब कौन सा 1931? 5th March 1931, that is the negotiation और signed गांधी एंड इरविन। इसके आंदोलन को वापस लेने के कारण ये पूरी तरीके से क्या हो चुके थे? डिसअपॉइंटेड हो चुके थे। ठीक है, किसकी बात की जा रही है? जाट और पाटीदार की। Without reduction in revenue, what were their demands? They want that there should be the reduction in the revenue, which is imposed by the British government on a big peasants.
अब बड़े किसानों पर टैक्सेस अलग लगते थे, अब जो छोटे किसान थे उनसे टैक्सेस कौन लेते थे? बड़े किसान लेते थे। तो जो छोटे किसान थे वो कांग्रेस के साथ सटे हुए थे कि कांग्रेस के कहने पर बड़े किसान क्या कर देंगे, हमारा लगान माफ कर देंगे। और बड़े किसान कांग्रेस के साथ या इस आंदोलन में इसलिए भाग ले रहे थे कि सरकार के ऊपर अगर दबाव बनाया जाएगा तो हमारा टैक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सबका अपना अपना क्या है, इंटरेस्ट है। रिडक्शन इन द रेवेन्यू, सो व्हेन द movement was started in 1932. Which movement? Again, second movement, second civil disobedience movement. यहां से हम कह सकते हैं कि when was started the second movement, which is known as the civil disobedience movement, which is to be started in 1932. Many of them refused to participate. इसमें से बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया, भाग लेने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। क्यों मना किया, समझ में आएगा। द पुअर पीजेंट्स, यहां पर द पुअर पीजेंट्स, रिच पीजेंट्स के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। रिच पीजेंट्स के क्या डिमांड थे भाई, रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। किससे? दे वांट अ रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट से रेवेन्यू चाहिए था रिड्यूस करना। बाय द फोर्स ऑफ द मूवमेंट और द कांग्रेस अप्रोच। कांग्रेस अप्रोच करेगा किससे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, या जो लेटर लिखा था उन्होंने महात्मा गांधी ने, उन सारे चीजों का क्या किया गया था, जिक्र किया गया था। लेकिन पुअर पीजेंट्स का क्या डिमांड था, द पुअर पीजेंट्स वाज आल्सो रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन मूवमेंट। पुअर पीजेंट्स ने भी इस आंदोलन में क्या कर लिया, भाग लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि यहां पर भी उनका भी इंटरेस्ट था। किसका इंटरेस्ट, पुअर पीजेंट का। पुअर पीजेंट का इंटरेस्ट किससे था, तो बिग पीजेंट से था। क्योंकि इनके अपने खेत नहीं होते थे, ये भाड़े पर खेत लेते थे, मलगुजारी पर खेत लेते थे, रेंट पर खेत लेते थे, और वो रेंट टैक्सेशन वसूलता कौन था, तो बड़े किसान वसूलते थे। एंड द बिग पीजेंट्स वेयर क्लोजली टू द कांग्रेस। ये कांग्रेस के क्या थे, बिल्कुल नजदीक थे। इसलिए आशा लगाया हुआ था किसने, पुअर पीजेंट्स ने, कि कांग्रेस के कहने पर बड़े किसान हमारे टैक्सेस को क्या कर देंगे, माफ कर देंगे। लेकिन इनको भी निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि 5 मार्च को बिना किसी रिलैक्सेशन के गांधी इम्पैक्ट हो गया। मेन जड़ यहां पर है, इसीलिए सभी वर्गों ने भाग नहीं लिया। पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट ऑल्सो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल। 2 को पढ़ लिया, तीसरा के बारी है। रिच पीजेंट्स पढ़ लिया हम लोगों ने, पुअर पीजेंट्स पढ़ लिया, और तीसरा कौन सा है, इंडस्ट्रियलिस्ट यानी उद्योगपति, ठीक है ना। ऑल्सो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट, नाम भी मैंने लिख दिया है, जेडी बिरला एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुर। जेडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर के द्वारा, क्योंकि एट ए ग्लांस में हम लोग पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट इन अ डीप, वी आर एट ए ग्लांस टू मेमोराइज द चैप्टर। लेकिन मैं यहां पर बताते चल रहा हूं कि जेडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर द्वारा 2 संगठन भी बनाए गए थे भारतीय व्यापारियों के द्वारा। एक फिक्की था, फिक्की, हाँ ठीक है ना। इस तरह के 2 संगठन बनाए गए थे ताकि भारतीय व्यापारियों को क्या किया जा सके, विधिवत चलाया जा सके, ठीक है। तो मैंने नाम नोट कर दिया है, कौन कौन से प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज थे उस समय के। सबसे ताकतवर जो इंडस्ट्रीज से कैपिटलिस्ट जो थे भारत के, कौन से लोग थे, जेडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर। एंड द इंडस्ट्रियल वर्कर सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विद इन इट वाज फर्स्ट लॉन्च। देखिए तीसरे ग्रुप की बात कर रहा है, जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज थे, जेडी बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुर जैसे उद्योगपतियों ने सिर्फ सपोर्ट ही नहीं किया था, दे विल बी फंडिंग फॉर द पार्टीज। कांग्रेस को क्या करते थे, फंडिंग भी करते थे। फंडिंग करने का मतलब क्या है, चंदा भी दिया करते थे। और बढ़ चढ़ करके उन्होंने क्या किया था, सबने अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। इनके क्या लालच थे, स्टर्लिंग रुपीज हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी गई थी। सरकार अगर कांग्रेस अगर पार्टी जो है ब्रिटिश सरकार पर क्या बने, दबाव बनाए, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो लगा हुआ है उसको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इसलिए प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज ने भी सबने अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। तीनों ग्रुप हो गया, रिच पीजेंट्स पढ़ लिया हम लोगों ने, पुअर पीजेंट्स पढ़ लिया, कॉजेज भी पढ़ लिया, that's why they are participating in civil disobedience movement।
started, they slow down reduction due to the failure of the राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। लेकिन दूसरी बार अगर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, वहां पर भी इनके लिए कोई नतीजा नहीं हुआ, महात्मा गांधी को वापस आना पड़ा। वहां पर भी किसी भी वर्ग से संबंधित इनके हिस्से में, इनके फेवर में कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसलिए ये लोग भी क्या हो गए, पूरी तरीके से डिसअपॉइंटेड हो गए, हतोत्साहित हो गए, निराश हो गए। इसलिए इन्होंने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो सेकेंड टाइम में स्टार्ट होना था 1932 में, उसमें भाग लेने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तीनों वर्गों ने मना किया। However, women participated in a movement in a large scale। हम लोगों ने वुमेन्स के बारे में देखा। क्वेश्चन है ये कि हाउ वुमेन्स पार्टिसिपेटेड इन मूवमेंट। तो यहां पर दोनों मूवमेंट में औरतों ने भाग लिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पर भी भाग लिया और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी भाग लिया। एक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो सीबीएसई बार बार ये देता है, वहां पे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अंतर क्या है, ये बार बार आपसे पूछा जा सकता है। तो दोनों को बाइफरकेट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, विमेंस की बात अगर हम करें तो विमेंस आर आल्सो पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एज वेल एज इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को तो स्पष्ट है भाई, दे आर आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द सॉल्ट ब्रेक, दे मेक अ सॉल्ट इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट फैक्ट्री एंड आल्सो दे हैव टू पुश इन जेल। उनको जेल में भी क्या करना पड़ा, जाना पड़ा। तो एकदम स्पष्ट है, यहाँ पर औरतों ने भी भाग लिया। दे पार्टिसिपेटेड इन अ प्रोटेस्ट मार्च, धरना प्रदर्शन में भी क्या किया था, औरतों ने भाग लिया। मैन्युफैक्चरिंग साल्ट, नमक भी उन्होंने बनाया। एंड पिक्टेड फॉरेन क्लोथ्स एंड लिकर शॉप, विदेशी शराब की दुकानों को भी क्या किया, घेराबंदी किया। विदेशी वस्तु कपड़ों का भी क्या किया था, उन्होंने बहिष्कार किया था। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक, द लिमिट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। अब सविनय अवज्ञा की सीमाएं क्या है भाई, सीमाएं, सारे सीमाएं यही है कि ईच एंड एवरी ग्रुप हैव देयर ओन इंटरेस्ट। और जब दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो व्हाई दे आर नॉट पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड टाइम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब यहां पर हम लोग का पढ़ना है कि किसको कौन कौन से इंटरेस्ट थे, ध्यान देंगे यहां पर। द नेशंस अनटचेबल, नेशंस अनटचेबल का मतलब क्या, जो राष्ट्र के अछूत थे। उस समय अनटचेबिलिटी शब्द काफी ज्यादा प्रभावित हमारे समाज में। जो राष्ट्र के अछूत थे, डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, उन्होंने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग नहीं लिया। लिखा हुआ क्यों, ड्यू टू द कांग्रेस पॉलिसी। अब यहां पर ध्यान से समझेंगे, कांग्रेस की ऐसी कौन सी पॉलिसी थी, विच टाइप ऑफ अ पॉलिसी ऑफ द कांग्रेस दैट दलित्स और द नेशंस अनटचेबल डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। ये जो दलित थे या जो लोग थे, वो उनका मानना था कि द कांग्रेस पार्टी वो उच्च वर्गों की पार्टी है। उच्च वर्ग के लोग सबसे ज्यादा नजदीक है किसके, कांग्रेस पार्टी के। इसलिए जो छोटे जात के लोग थे, जो निम्न वर्गीय लोग थे, जिसको हम अनटचेबल के नाम से जानते हैं, उसको उनका मानना था कि भाई कांग्रेस हमको क्या करती है, दूर रखती है। ये पॉलिसी था जिसके कारण सनातनी जो शब्द है उसके लिए मुस्लिम अलग थे, सनातनी जो शब्द है उसके लिए मुस्लिम अलग थे। लेकिन कांग्रेस के साथ ऐसा मानना था कि कांग्रेस के साथ जो बड़े लोग हैं, बड़े उच्च स्तर के लोग हैं, उच्च जाति के जो लोग हैं, दे आर क्लोजर टू द कांग्रेस पार्टी। इसलिए अनटचेबल को कांग्रेस पार्टी में कोई स्थान, कोई जगह नहीं मिलता था। इस पॉलिसी के कारण जो दलित थे वो कांग्रेस से क्या रहते थे, नाराज रहते थे। क्लियर। मेनी दलित लीडर स्ट्रेस्ड ऑन देयर डिमांड, बहुत सारे दलित के नेता अपने अपने मांगों पर अडिग रहे, मांगों पर खड़े रहे, उनके बहुत सारे मांग थे। बट महात्मा गांधी अपोज्ड इट, saying that separate electoral for the Dalit would slow down the process of their integration into the society। इनकी मांग थी, दलितों की मांग थी भाई कि दलित का कुछ जो
सीट है उसको इलेक्टोरेट पॉलिटिक्स में, मतलब आरक्षित चुनावी क्षेत्र में क्या कर दिया जाए, रिजर्व कर दिया जाए। दैट वाज द डिमांड ऑफ द दलित। और महात्मा गांधी का कहना था कि नहीं, अगर हम ऐसा करते हैं, दलितों को कुछ सीट को क्या कर देते हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में रिजर्व कर देते हैं, तो हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, मतलब समाज को हम जोड़ नहीं पाएंगे। सारे लोग समाज में चूंकि अलग अलग वर्ग के लोग हैं, तो दे हैव देयर ओन डिमांड्स, दे हैव देयर ओन डिजायर, सो इट कैनॉट बी फुलफिल द डिजायर एंड डिमांड्स ऑफ द इंडिविजुअल सोशल ग्रुप्स। दैट्स व्हाई द सेपरेट इलेक्टोरल could not be justified for the दलित। इसलिए ये दलित क्या थे भाई, नाराज थे, और यही इनकी क्या थी, मांग थी। सिर्फ यही मांग नहीं थी, और भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि दे हैव द एक्स्ट्रा मांग, एक्स्ट्रा डिमांड। वो एक्स्ट्रा डिमांड क्या था, दे वांट एजुकेशन इन यूनिवर्सिटी एज पर द रिजर्वेशन। उस समय भी वो यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन के लिए क्या कर रहे थे, मांग कर रहे थे, रिजर्व सीट को बढ़ावा दिया जा रहा था। Slow down the process of their integration in the society. Finally, Dr. B.R. Ambedkar, नाम सुना होगा, इन्होंने ही बनाया था डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। कब बनाया गया था, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड इन 1930, 1930 में डिप्रेस क्लास एसोसिएशन विच वाज फॉर्म्ड बाय द B.R. Ambedkar, दैट वाज फॉर्म्ड इन 1930। 1930 में क्या किया गया था, डिप्रेस क्लास एसोसिएशन का निर्माण किया गया था। फाइनली डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, द ग्रेट सपोर्टर ऑफ द दलित, दलितों के हित में ये बहुत सार्थक थे, सहयोग करते थे, अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी पॉइंट एंड इट्स रिजल्ट इन द पूना पैक्ट ऑफ 1932। गांधी जी वाज फूड अंटिल डेथ, गांधी जी वाज फूड अंटिल डेथ। वो आमरण अनशन पर बैठ गए थे कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरल वाली बात है वो जल्दी से दलित नेता क्या कर ले, वापस ले ले। अगर ऐसा होता है तो समाज कई खंडों में क्या हो जाएगा, बच जाएगा। लेकिन यही गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच जो समझौता हुआ, जो पैक्ट हुआ, जो संधि हुई, उसी संधि को भारतीय इतिहास में पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932 के नाम से जाना जाता है। क्लियर? पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932 क्या है, दैट वाज द नेगोशिएशन बिटवीन गांधी एंड B.R. अम्बेडकर इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया वी नोन एज इट पूना पैक्ट ऑफ 1900, सितंबर पूना पैक्ट ऑफ 1932। BBI है, MCQ है, समझ में आएगा। इट गेव डिप्रेस क्लास later known as शेड्यूल्ड क्लास। पहले इसको डिप्रेस क्लास जाना जाता था, आज हम इसको किस नाम से जानते हैं, शेड्यूल्ड क्लास के नाम से जानते हैं। रिजर्व सीट इन द प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव, बातचीत हुई लेकिन इनको सीट भी मिला, लेकिन रिजर्व सीट नहीं था, ध्यान से समझेंगे। दे गॉट द सीट बट द सीट वाज नॉट रिजर्व। दे हैव टू कंटेस्ट इलेक्शन एज अ जनरल पैटर्न। एक सामान्य जैसे सामान्य लोग चुनाव लड़ते हैं उस तरीके से इनको क्या करना पड़ेगा, चुनाव लड़ना पड़ेगा। और ये क्या मांग रहे थे, दे वांट अ रिजर्वेशन इन अ विच टाइप ऑफ इलेक्शन, प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव इलेक्शन। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां पर ये चुनाव लड़ेंगे, देयर सीट्स, दे हैव देयर सीट्स बट दे हैव टू कंटेस्ट काउंसिल, बट दे वेयर टू बी इलेक्टेड एज द जनरल इलेक्शन। लेकिन उनको चुना कैसे जाएगा, एक सामान्य लोग, सामान्य जैसे चुनाव होता है उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे एंड यू विल बी इलेक्टेड। क्लियर? सम मुस्लिम लीडर, अब ये एक लिमिट्स था किसका, दलित का। अब दूसरे लिमिट्स आ रहे हैं किसके, मुस्लिम के। मुस्लिम के क्या मांगते, सम मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, कुछ मुस्लिम जो राजनीतिक संगठन थे भारत में, sought a lukewarm responded to the civil disobedience movement। यानी मुस्लिम के कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन, जैसे पढ़े हुए हम लोग 1928 में कौन आए थे भारत, साइमन। तो उस समय भारत में हिंदू और मुस्लिम लीग दोनों ने मिलकर के साइमन का क्या किया था, विरोध किया था। तो इस तरह के बहुत तरह के ऑर्गेनाइजेशन ऐसे थे भारत में
जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भाग लेने से लुकवार्म हो गए यानी ठंडा पड़ गए थे, उन्होंने यूथनेसिज्म तरीके से प्रोत्साहित होकर के भाग नहीं लिया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आफ्टर द डिक्लाइन इन द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। देखो यहां पर नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट वाज अ बैरियर टू सेपरेट हिंदू एंड मुस्लिम। वही से माना जाता है कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग भागों में क्या हो गए, बट गए, लेकिन फिर भी 1928 में इन्होंने साइमन का क्या किया था, मिल करके विरोध किया था। ठीक है, मूवमेंट a large section of the Muslim felt separated from the कांग्रेस। बड़ी संख्या में मुस्लिम नॉन कॉपरेशन आंदोलन से ही कांग्रेस से क्या हो चुके थे, दूर हो चुके थे। मेनी मुस्लिम लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स का मतलब जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग थे, मुस्लिम में जो विद्वान टाइप के लोग थे, तो बहुत तरह के मुस्लिम नेता और बहुत तरह के विद्वान, मुस्लिम विद्वान लोग एक्सप्रेस concern about the status of the Muslim as a majority within the India। अपने भारत में बहुसंख्यकवाद को लेकर बहुत सारे मुस्लिम के नेता और मुस्लिम के विद्वान इस बात को लेकर के क्या थे, चिंता में थे कि कहीं हमारी माइनॉरिटी जो है, हम माइनॉरिटी में है, मेजोरिटी वाले हमको दबा न दे, इस बात को लेकर के हमेशा टेंशन बनी रहती थी। दे feared that the culture and the identities of majority would be submerged under the domination of the Hindu majority। उनका मानना था कि हमारी जो कल्चर है, संस्कृति है, हमारा जो पहचान है, वह बहुसंख्यक होने के नाते भारत में कहीं दबा न दिया जाए, भारत के हिंदू जो है वो हमारे धर्म को कुचल न दे, इस बात को लेकर बहुत सारे मुस्लिम नेता और मुस्लिम विद्वान क्या थे, चिंतित थे। टुडे ऑल वी हैव कंप्लीटेड एंड द लास्ट टॉपिक्स remaining and the topic name is the sense of collective belonging. Tomorrow it will be discussed as for the regular classes, and one thing I am going to tomorrow discuss one thing also, all the dates together, all the dates events together, it will be also discussed. So finally on tomorrow your chapter nationalism in India will be finally closed with at a glance and a revision class. Thank you so much.